नमस्कार। आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा राजनयिकों से पोस्टिंग वाले देशों में जमीनी स्तर पर जुड़ने और स्थानीय समुदायों के साथ भारत के संबंध प्रगाढ़ करने का आह्वान किया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज पेइचिंग में भारत चीन सीमा मुद्दे पर चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ वार्ता करेंगे। डिजिटल भुगतान क्रांति के अंतर्गत यूपीआई के 10 वर्ष पूरे, डिजिटल लेन देन में लगभग 13,000 गुना वृद्धि। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से कनाडा और अमेरिका की आधिकारिक यात्रा पर और कोलंबो में श्रीलंका के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट में भारत की पकड़ मजबूत। ध्रुव जुरैल और देवदत्त पडिक्कल ने शतक लगाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा राजनयिकों से अपनी पोस्टिंग वाले देशों में जमीनी स्तर पर जुड़ने और स्थानीय समुदायों के साथ भारत के संबंध प्रगाढ़ करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली के सेवा तीर्थ में 2025 बैच के भारतीय विदेश सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों से बातचीत में श्री मोदी ने पारंपरिक राजनयिक दायरों से आगे बढ़कर अपने संबंधों का विस्तार करने के लिए प्रोत्साहित किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रशिक्षु अधिकारियों से कहा कि वे भारत की वैश्विक भागीदारी को और मजबूत करने के लिए देश की सभ्यगत खूबियों को तकनीकी, नवाचार और प्रभावी संचार के साथ जोड़े। प्रधानमंत्री ने प्रशिक्षु अधिकारियों से यह भी कहा कि वे दुनिया के साथ देश की आर्थिक भागीदारी को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाए। श्री मोदी ने प्रशिक्षु अधिकारियों से कहा कि वे भारत की सभ्यगत, सांस्कृतिक और भौगोलिक खूबियों को दुनिया के सामने लाकर भारत को एक आकर्षक वैश्विक पर्यटन स्थल बनाने की दिशा में काम करे। प्रशिक्षु अधिकारियों ने प्रशिक्षण और भारत दर्शन के अपने अनुभव प्रधानमंत्री मोदी से साझा किए। इस ग्रुप में भारतीय विदेश सेवा के 50 प्रशिक्षु अधिकारी शामिल थे जो देश भर के अलग अलग राज्यों और केंद्रीय शासित प्रदेशों से आए हैं। शिवा मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सभी सुरक्षा एजेंसियों को घुसपैठ रोकने के लिए कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। श्री शाह ने कल नई दिल्ली में 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन का उद्घाटन किया। एक रिपोर्ट। गृह मंत्री ने कहा कि विभिन्न राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं को तैयार करने के लिए सूचनाओं का एआई आधारित विश्लेषण किया जाना चाहिए। सम्मेलन के पहले दिन राष्ट्रीय सुरक्षा के महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा हुई। इनमें आतंकवाद विरोधी चुनौतियों का सामना करने, बहु एजेंसी केंद्र के माध्यम से खुफिया जानकारी के एकीकरण, विश्लेषण और संचालन, मादक पदार्थों पर नियंत्रण के लिए एक रणनीतिक दस्तावेज, अवैध प्रवासियों का पता लगाकर उन्हें निर्वासित करने, साइबर अपराध से निपटने के लिए एक नीतिगत ढांचा और पाकिस्तान द्वारा परोक्ष युद्ध को लेकर चर्चा की गई। 2 दिन के इस सम्मेलन में देश भर से 850 से अधिक प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। समाचार कक्ष से मैं मनोज। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत विनिर्माण इकाइयां स्थापित करने की इच्छुक कंपनियों की समस्याओं के समाधान के लिए अगले 2 महीनों में वर्तमान नियमों में संशोधन करेगा और नए नियम बनाएगा। जापान की राजधानी तोक्यो में एक कार्यक्रम में श्री गोयल ने बताया कि उन्होंने 2 बड़ी कंपनियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की है। इनमें से एक कंपनी भारत में सेमीकंडक्टर उपकरण का विनिर्माण शुरू करना चाहती है और दूसरी ऑटोमोबाइल कलपुर्जा क्षेत्र में काम करती है। भारत जापान आर्थिक संबंधों पर श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे की पूरक हैं। भारत एक युवा देश है। आज हमारी अर्थव्यवस्था $4 ट्रिलियन की है और 2047 तक इसके $30 ट्रिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। जापान के पास बेहतरीन तकनीक और कारोबारी अनुभव है, लेकिन वहां पर्याप्त लोग और बड़ा बाजार नहीं है। ऐसे में भारत एक बेहतर साझेदार बन सकता है क्योंकि हमारे पास बड़ा घरेलू बाजार और बड़े स्तर पर उत्पादन की क्षमता है। एकीकृत भुगतान प्रणाली यूपीआई ने डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में बदलाव लाते हुए 10 वर्ष पूरे कर लिए हैं। ये भारत के डिजिटल भुगतान प्रणाली का आधार बन गया है। 25 अगस्त 2016 को शुरू हुए यूपीआई के लेन देन की संख्या में लगभग 13,000 गुना वृद्धि हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश की इस डिजिटल क्रांति पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए। उन्होंने कहा कि यूपीआई का शुरू होना भारत के डिजिटल पेमेंट इतिहास का सबसे बड़ा निर्णायक क्षण था। श्री मोदी ने देशवासियों से कहा कि वे यूपीआई के साथ अपने अनुभव साझा करने को कहें। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप
न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल X@AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज पेचिंग में चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ भारत चीन सीमा विवाद पर वार्ता करेंगे। दोनों नेता अन्य द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। एक रिपोर्ट। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल चीन के उपराष्ट्रपति हान झेंग से भी भेंट करेंगे। श्री डोभाल कल 2 दिन की चीन यात्रा पर पेचिंग पहुंचे। डोभाल वांग की वार्ता से पहले विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता चीन के साथ अच्छे संबंधों के लिए एक पूर्व शर्त है। श्री डोभाल और श्री वांग दोनों ही सीमा वार्ता के लिए नामित विशेष प्रतिनिधि हैं, जिसकी स्थापना 2003 में भारत चीन सीमा विवाद के व्यापक समाधान के लिए की गई थी। पिछले वर्ष अगस्त में चीन और भारत दोनों ने सीमा के मुद्दों पर खुलकर और गहन विचार विमर्श किया और कई सामान्य सहमतियों पर पहुंचे। विश्व दर्पण के लिए जया भारती। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से कनाडा और अमेरिका की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगी। वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस यात्रा का उद्देश्य द्विपक्षीय आर्थिक और वित्तीय संबंध मजबूत करना और साझा वैश्विक आर्थिक प्राथमिकताओं पर सहयोग बढ़ाना है। टोरंटो यात्रा के दौरान श्रीमती सीतारामन कनाडा के वित्त और राष्ट्रीय राजस्व मंत्री के साथ आर्थिक और वित्तीय संवाद करेंगे। ये संवाद दोनों पक्षों को व्यापक आर्थिक विकास, वित्तीय क्षेत्र में सहयोग, द्विपक्षीय निवेश के अवसरों और साझा अंतर्राष्ट्रीय प्राथमिकताओं पर विचारों का आदान प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण मंच प्रदान करेगा। भारत ने दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन के शांति रक्षकों पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इस हमले में इथियोपिया का एक सुरक्षाकर्मी शहीद हो गया और कई अन्य घायल हो गए। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन ने शहीद हुए इथियोपिया के शांति रक्षक को श्रद्धांजलि अर्पित की और घायल शांति रक्षकों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। मिशन ने कहा कि भारत संयुक्त राष्ट्र परिसर और कर्मियों की शुचिता और अखंडता का सम्मान करने के मूलभूत महत्व पर बल देता है और सभी पक्षों से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के आदेशों के अंतर्गत काम कर रहे संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आह्वान करता है। अमेरिका के गृह मंत्रालय ने सभी H-1B वीजा आवेदनों पर मौजूदा शुल्कों के अतिरिक्त $1,03,265 का नया शुल्क प्रस्तावित किया है। इनमें उच्च डिग्री धारकों के आवेदन भी शामिल हैं। मंत्रालय के अनुसार प्रस्तावित शुल्क आवेदन जमा करते समय लिया जाएगा। विभाग का अनुमान है कि अनुमानित 85,000 H-1B वीजा आवेदनों के आधार पर इस शुल्क से प्रतिवर्ष लगभग $8.8 बिलियन का राजस्व मिलेगा। अमेरिका ने ईरान पर नए प्रतिबंधों की घोषणा की है। अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बिसेंट ने कहा कि नए प्रतिबंधों का उद्देश्य ईरान को धन प्रदान करने वाले सभी संभावित स्रोतों को रोकना है। उन्होंने अन्य देशों को ईरान के साथ आर्थिक संबंध न तोड़ने पर जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी है। वित्त मंत्री ने कहा कि इस संघर्ष के अस्पष्ट क्षेत्रों में काम करना अब स्वीकार नहीं है। उन्होंने किसी भी ऐसे देश का नाम नहीं लिया जिस पर प्रतिबंध लग सकते हैं। अमेरिका ने आर्थिक बहिष्कार अभियान के अंतर्गत ईरान की सैन्य गतिविधियों, खरीद नेटवर्क और पेट्रोलियम तथा पेट्रोकेमिकल व्यापार करने के आरोप में लगभग 60 संस्थाओं, व्यक्तियों और जहाजों पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। कोलंबो में भारत की श्रीलंका के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट में पकड़ मजबूत हो गई है। खेल के दूसरे दिन कल ध्रुव जुरैल और देवदत्त पडिक्कल ने शतक लगाए और भारत ने पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर समाप्त घोषित कर दी। जवाब में श्रीलंका ने पहली पारी में दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक 2 विकेट पर 8 रन बना लिए थे। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा राजनयिकों से पोस्टिंग वाले देशों में जमीनी स्तर पर जुड़ने और स्थानीय समुदायों के साथ भारत के संबंध प्रगाढ़ करने का आह्वान किया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज पेचिंग में भारत चीन सीमा मुद्दे पर चीन के विदेश मंत्री के साथ वार्ता करेंगे। डिजिटल भुगतान क्रांति के अंतर्गत यूपीआई के 10 वर्ष पूरे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से कनाडा और अमेरिका की आधिकारिक यात्रा पर और कोलंबो में श्रीलंका के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट में भारत की पकड़ मजबूत। ध्रुव जुरैल और देवदत्त पडिक्कल ने शतक लगाए। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।